वॉल स्ट्रीट पर एक कहावत है, बाजार एक शराबी की चाल की तरह है जिसका अगला कदम कोई नहीं जानता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इसी रैंडम वॉक में एक सफल ट्रेडर का रास्ता छिपा है। आज हम एक ऐसी किताब का पूरा सफर तय करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी थी। बर्टन मेलकिल की अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। ये हमारी वीडियो सीरीज टॉप 10 बुक ऑफ स्टॉक मार्केट की छठी किताब है। इस वीडियो के खत्म होने तक आप उन 90% लोगों से आगे निकल चुके होंगे जो टिप्स और तुक्कों के भरोसे दाव लगाते हैं। हम आज हर वो राज खोलेंगे जो आपको एक आम ट्रेडर से एक अल्ट्रा इन्वेस्टर बनने में मदद करने वाला है। चैप्टर 1, फर्म फाउंडेशंस एंड कैसल्स इन द एयर, मजबूत नींव और हवा में बने महल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्टॉक की असली कीमत क्या होती है? क्यों रातों रात एक मामूली सी कंपनी का शेयर आसमान छूने लगता है और अगले ही पल मिट्टी में मिल जाता है? क्या मार्केट लॉजिक से चलता है या ये सिर्फ इंसानी पागलपन का एक खेल है? दो बड़ी विचारधाराएं, द टू थ्योरीज। इन्वेस्टिंग की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहली विचारधारा है फर्म फाउंडेशन थ्योरी, यानी मजबूत नींव का सिद्धांत। इसके मानने वाले कहते हैं कि हर स्टॉक की एक इंट्रिंसिक वैल्यू यानी असली कीमत होती है। अगर आप कंपनी की कमाई, उसके एसेट्स और ग्रोथ को अच्छे से नाप लें तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर सस्ता है या महंगा। वॉरेन बफेट इसी रास्ते के सबसे बड़े मुसाफिर हैं। उनका मानना है कि अगर आप किसी चीज को उसकी असली वैल्यू से कम में खरीदते हैं तो देर सवेर मार्केट उसे पहचान लेगा और आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ है कैसल इन द एयर थ्योरी, यानी हवा में महल बनाने का सिद्धांत। ये थ्योरी कहती है कि स्टॉक की असली कीमत क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि दूसरे लोग उस स्टॉक के बारे में क्या सोच रहे हैं। मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि सफल इन्वेस्टर वो नहीं है जो सबसे अच्छी कंपनी चुने, बल्कि वो है जो ये गैस कर सके कि बाकी भीड़ किसे सबसे अच्छा चुनने वाली है। इसे आप एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरह समझ सकते हैं, जहां आपको अपनी पसंद की सुंदर लड़की नहीं चुननी, बल्कि उसे चुनना है जिसे पूरी दुनिया सबसे सुंदर मानती है। शेयर बाजार का मनोविज्ञान और ग्रेटर फूल थ्योरी। बर्टन मेलकिल इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान स्वभाव से लालची और इमोशनल है। जब लोग हवा में महल बनाना शुरू करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कंपनी मुनाफा कमा रही है या नहीं। वो बस इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कल कोई और उनसे ऊंचे दाम पर इसे खरीद लेगा। इसे कहते हैं ग्रेटर फूल थ्योरी, यानी महामूर्ख का सिद्धांत। यानी मैं बेवकूफ हूं कि मैंने इसे इतने महंगे में खरीदा, लेकिन मुझे यकीन है कि मार्केट में मुझसे भी बड़ा कोई बेवकूफ आएगा जो इसे और महंगे में खरीदेगा। जब तक ये सिलसिला चलता है मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही बड़े बेवकूफ मिलना बंद हो जाते हैं ताश के पत्तों की तरह सब ढह जाता है। इतिहास का सबसे बड़ा सबक, ट्यूलिप मेनिया। इतिहास गवाह है कि जब लालच हावी होता है तो लॉजिक खिड़की से बाहर कूद जाता है। साल था 1630, हॉलैंड। वहां के लोगों को अचानक ट्यूलिप के फूलों का चस्का लग गया। लोग अपनी जमीनें, घर और जीवन भर की जमा पूंजी सिर्फ एक फूल के बल्ब के लिए बेचने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी। एक वक्त ऐसा आया जब एक ट्यूलिप बल्ब की कीमत उस समय के एक आलीशान घर से भी ज्यादा हो गई थी। ये कैसल इन द एयर का क्लासिक उदाहरण था। फिर एक दिन अचानक किसी ने फूल खरीदने से मना कर दिया। डर फैला और रातों रात कीमतें 90% गिर गई। लोग सड़कों पर आ गए। मेलकिल हमें समझाते हैं कि चाहे 1630 का ट्यूलिप हो या आज का कोई हाइप वाला स्टॉक, इतिहास खुद को दोहराता है। साउथ सी बबल और न्यूटन की हार। साउथ सी बबल सिर्फ ट्यूलिप ही नहीं, मेलकिल हमें साउथ सी बबल के बारे में भी बताते हैं। ये वो दौर था जब इंग्लैंड में ऐसी कंपनियों के शेयर बेचे जा रहे थे जिनके पास कोई बिजनेस प्लान तक नहीं था। यहां तक कि महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने भी इसमें अपने पैसे गंवाए थे। उन्होंने हार कर एक मशहूर बात कही थी, मैं सितारों की गति को तो कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन इंसानों के पागलपन को नहीं। इस चैप्टर का सार ये है कि जब भी मार्केट फर्म फाउंडेशन यानी तथ्यों को छोड़कर कैसल्स इन द एयर यानी हवाई उम्मीदों पर चलने लगता है तो उसका अंत हमेशा भयानक होता है। लोग भूल जाते हैं कि गुब्बाना कितना भी बड़ा हो जाए, एक छोटी सी पेन उसे फोड़ने के लिए काफी होती है। चैप्टर 2, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। क्या ये तरीके सच में काम करते हैं? क्या चार्ट्स को देखकर भविष्य बताया जा सकता है? क्या कंपनी की बैलेंस शीट पढ़कर आप अगले करोड़पति बन सकते हैं? वॉल स्ट्रीट पर दो तरह के पंडित होते हैं, एक जो चार्ट्स और पैटर्न्स की पूजा करते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट्स, और दूसरे जो नंबर्स और बिजनेस मॉडल्स को खंगालते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट्स। लेकिन बर्टन मेलकिल अपनी किताब में एक ऐसी बात करते हैं जो इन दोनों की साख हिला देता है। टेक्निकल एनालिसिस, इतिहास खुद को दोहराता है का भ्रम।
सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जिसे चार्टिस्ट्स भी कहा जाता है। इनका मानना है कि स्टॉक की कीमत के पुराने पैटर्न को देखकर यह बताया जा सकता है कि कल क्या होगा। वे हेड एंड शोल्डर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेजेस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैल्कील यहां बहुत कड़ा प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक अंधविश्वास की तरह है। उनका तर्क है कि अगर कोई पैटर्न सबको दिख रहा है तो बाजार उसे तुरंत खत्म कर देगा। वे इसे कैसल्स इन द एयर का आधुनिक रूप मानते हैं। मैल्कील का कहना है कि चार्ट सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हुआ है, वे ये कभी नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। उनके हिसाब से एक चार्टिस्ट और एक ज्योतिषी में ज्यादा फर्क नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस, क्या बैलेंस शीट सब कुछ बताती है? अब आते हैं दूसरे खेमे पर, फंडामेंटल एनालिसिस। ये लोग कंपनी की असली कीमत ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मुनाफे, डिविडेंड, मैनेजमेंट और कंपटीशन का बारीकी से अध्ययन करते हैं। इनका मानना है कि अगर बाजार ने किसी अच्छे शेयर को सस्ता कर दिया है तो उसे खरीद लेना चाहिए। मैल्कील यहाँ थोड़े नरम हैं, लेकिन यहाँ भी वे एक बड़ी समस्या बताते हैं। वे कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में 3 बड़ी चुनौतियां हैं। गलत डेटा, अक्सर कंपनियां अपने नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं। भविष्य का अंदाजा, कोई भी ये नहीं जान सकता कि अगले 5 साल में इकोनॉमी या तकनीक में क्या बदलाव आएगा। बाजार की सुस्ती, कभी कभी एक सस्ता शेयर सालों तक सस्ता ही रह जाता है और जब तक वो अपनी सही कीमत पर आता है तब तक आपका धैर्य खत्म हो चुका होता है। द बैटल, चार्ट वर्सेस नंबर्स, चार्ट बनाम नंबर। मैल्कील यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस भीड़ के मनोविज्ञान पर आधारित है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस तर्क पर, लेकिन बाजार इन दोनों को फेल कर देता है। मैल्कील एक मशहूर प्रयोग का जिक्र करते हैं, जहां एक बंदर को स्टॉक की लिस्ट दी गई और उसने आंख बंद करके डांट फेंका। हैरान करने वाली बात यह थी कि उस बंदर द्वारा चुने गए पोर्टफोलियो ने बड़े बड़े प्रोफेशनल फंड मैनेजर से बेहतर रिटर्न दिया। यह साबित करता है कि बाजार को प्रिडिक्ट करना कितना मुश्किल है। फंडामेंटल एनालिसिस की कमियां और चुनौतियां। मैल्कील फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में एक और कड़वी बात कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिमेट्री। जब तक आपको पता चलता है कि किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ने वाला है, तब तक बाजार के बड़े खिलाड़ी, बिग इंस्टीट्यूशंस, उसे पहले ही खरीद चुके होते हैं और कीमत बढ़ चुकी होती है। आम निवेशक को हमेशा पुरानी खबर, स्टेल न्यूज ही मिलती है। इसलिए सिर्फ बैलेंस शीट पढ़कर बाजार को हराना लगभग नामुमकिन है। निष्कर्ष और सीख, ये सिखाता है कि जटिलता सफलता की गारंटी नहीं है। भारी भरकम चार्ट्स और रेशियोज देखने का मतलब ये नहीं है कि आप जीतेंगे। प्रोफेशनल्स भी गलत होते हैं। वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स भी अक्सर बाजार के औसत रिटर्न को मात नहीं दे पाते। एक नई राह, मैल्कील यहां से एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की नींव रखते हैं, जो कहती है कि सारी जानकारी पहले से ही कीमत में शामिल है। चैप्टर 3, टेक्निकल एनालिसिस और द रैंडम वॉक थ्योरी, चार्ट्स का असली सच। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को समझना इतना ही आसान होता तो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और गणितज्ञ आज अरबपति होता? क्या ये हेड एंड शोल्डर्स और डबल बॉटम जैसे पैटर्न्स वाकई पैसे बनाने की मशीन है या सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम? चार्ट्स में पैटर्न ढूंढना, सीइंग पैटर्न्स इन रैंडमनेस। मैल्कील इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट से करते हैं। वो कहते हैं कि इंसानी दिमाग की एक फितरत है, उसे रैंडम यानी बेतरतीब चीजों में भी पैटर्न दिखाई देते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं, अगर आप एक सिक्का 100 बार उछालें और उसका ग्राफ बनाएं तो उसमें भी आपको ट्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखने लगेंगे। लेकिन क्या उस सिक्के के उछाल का कोई लॉजिक है? बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह रैंडम है। मैल्कील का तर्क है कि स्टॉक मार्केट के चार्ट्स भी ऐसे ही हैं। पिछले 5 दिनों में शेयर ऊपर गया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि छठे दिन भी ऊपर जाएगा। हर दिन एक नई शुरुआत है जिसका पिछले दिन से कोई लेना देना नहीं है। रैंडम वॉक थ्योरी क्या है? व्हाट इज रैंडम वॉक थ्योरी? अब समझते हैं इस किताब के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट को, रैंडम वॉक थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि स्टॉक की कीमतें मेमोरीलेस यानी मेमोरीलेस हैं। इसका मतलब यह है कि आज की कीमत में वो सारी जानकारी पहले से ही शामिल है जो कल तक उपलब्ध थी। कल कीमत कहां जाएगी ये सिर्फ कल आने वाली नई खबर पर निर्भर करेगा। और चूंकि खबर यानी न्यूज रैंडम होती है, जैसे अचानक युद्ध छिड़ जाना, किसी सीईओ का इस्तीफा देना या कोई बड़ा ऑर्डर मिलना, इसलिए स्टॉक की चाल भी रैंडम होती है। आप किसी भी गणितीय फॉर्मूले से यह पता नहीं लगा सकते कि कल कौन सी खबर आएगी। तकनीकी विश्लेषण की खामियां, द फ्लॉज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। मैल्कील टेक्निकल एनालिसिस पर 3 बड़े वार करते हैं। द डिविडेंड ऑब्स्टिकल, डिविडेंड की बाधा। टेक्निकल एनालिसिस अक्सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स को भूल जाता है।
बार बार खरीदने और बेचने यानी ट्रेडिंग में जो ब्रोकरेज और टैक्स लगता है वो आपके मुनाफे को खा जाता है। अंत में एक बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर आपसे ज्यादा अमीर निकलता है। फॉल्स सिग्नल्स, गलत संकेत। चार्ट्स अक्सर ब्रेकआउट का संकेत देते हैं, लेकिन अगले ही पल मार्केट पलट जाता है। इसे विपसॉ कहा जाता है। मलकील के अनुसार चार्टिस्ट केवल उन पैटर्न्स को याद रखते हैं जो काम कर गए और उन हजारों को भूल जाते हैं जो फेल हुए। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, स्वर सिद्ध भविष्यवाणी। अगर दुनिया के सारे ट्रेडर्स एक ही सपोर्ट लाइन को देखकर खरीदने लगेंगे तो कीमत थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगी, लेकिन ये वैल्यू की वजह से नहीं बल्कि भीड़ की वजह से है। और जैसे ही बड़े खिलाड़ी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, छोटे ट्रेडर्स बुरी तरह फंस जाएंगे। डार्ट बोर्ड और बंदर का मुकाबला, द मंकी वर्सेस द एक्सपर्ट। मलकील एक ऐसी बात कहते हैं जिसने वॉल स्ट्रीट में हड़कंप मचा दिया था। वो कहते हैं कि एक पट्टी बांधा हुआ बंदर अगर अखबार के स्टॉक वाले पन्नों पर डांट मारे तो उसका चुना हुआ पोर्टफोलियो उन एक्सपर्ट्स के बराबर रिटर्न देगा जो चार्ट्स देखकर ट्रेडिंग करते हैं। ये सुनकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन दशकों के डेटा ने यह साबित किया है कि इंडेक्स फंड्स ने 80% से ज्यादा एक्टिव फंड मैनेजर्स और चार्टिस्ट्स को पीछे छोड़ दिया है। इसका कारण सरल है, मार्केट को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है, उसे सिर्फ फॉलो किया जा सकता है। चैप्टर 4, हाउ गुड इज फंडामेंटल एनालिसिस, वॉल स्ट्रीट के पंडितों का सच। क्या फंडामेंटल एनालिसिस यानी कंपनी की बैलेंस शीट, मुनाफा और मैनेजमेंट को परखना वाकई हमें अमीर बना सकता है? क्या वॉरेन बफेट जैसा बनना एक आम इन्वेस्टर के लिए मुमकिन है? फंडामेंटल एनालिसिस की 3 मुश्किलें, द 3 हर्डल्स। मैलकिल कहते हैं कि कागज पर फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, लेकिन असल जिंदगी में इसके सामने 3 बड़ी दीवारें खड़ी हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो, सूचना का प्रवाह। आज इंटरनेट के दौर में खबर सेकंडों में दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाती है। जैसे ही किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ता है, उसका शेयर प्राइस तुरंत ऊपर भाग जाता है। आप जब तक उस डेटा को पढ़ेंगे और फैसला लेंगे, तब तक मार्केट उस खबर को प्राइस इन कर चुका होगा, यानी आप हमेशा मार्केट से एक कदम पीछे रहेंगे। क्रिएटिव अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की बाजीगरी। कंपनियां अपने मुनाफे को असली दिखाने के बजाय सुंदर दिखाने में माहिर होती हैं। डेप्रिसिएशन, स्टॉक ऑप्शंस और वन टाइम चार्जेस के जरिए घाटे को भी मुनाफे में बदला जा सकता है। मैलकिल चेतावनी देते हैं कि जो आप बैलेंस शीट में देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सच हो। द ह्यूमन बायस, इंसानी पक्षपात। एनालिस्ट्स भी आखिर इंसान है। अगर किसी बड़े बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया है तो उनका एनालिस्ट कभी उस कंपनी के बारे में बुरा नहीं लिखेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आपको कभी निष्पक्ष राय नहीं मिलती। भविष्य की भविष्यवाणी का सच, द फेलियर ऑफ अर्निंग्स फोरकास्ट्स। फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा आधार है भविष्य की कमाई यानी फ्यूचर अर्निंग्स का अंदाजा लगाना। लेकिन क्या कोई भविष्य देख सकता है? मैलकिल ने दशकों के डेटा का अध्ययन किया और पाया कि दुनिया के सबसे टॉप सिक्योरिटी एनालिस्ट्स की भविष्यवाणियां अक्सर टॉस करने जितनी ही गलत होती हैं। वो कहते हैं कि कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं बता सकता कि अगले साल तेल की कीमतें क्या होंगी, कोई नई तकनीक जैसे एआई क्या बदलाव लाएगी, या कोई अचानक महामारी जैसे कोविड आ जाएगी। जब भविष्य ही अनिश्चित है तो उस पर आधारित कैलकुलेशंस कैसे सही हो सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स और प्रोफेशनल्स का ट्रैक रिकॉर्ड, डू एक्सपर्ट्स बीट द मार्केट? यहां मैलकिल सबसे बड़ा बम फोड़ते हैं। वो उन म्यूचुअल फंड्स का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं जो आपसे भारी भरकम फीस यानी एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। डेटा ये दिखाता है कि 80% से ज्यादा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स लंबे समय में S&P 500 या निफ्टी 50 जैसे साधारण इंडेक्स को भी नहीं हरा पाते। कारण उनकी भारी फीस, बार बार शेयर खरीदने बेचने का टैक्स और सबसे बढ़कर गलत समय पर गलत फैसला लेना। मैलकिल तंज कसते हुए कहते हैं कि अगर आप अपनी आंखें बंद करके इंडेक्स में पैसा लगा दें तो आप उन करोड़ों रुपए सैलरी लेने वाले फंड मैनेजर्स से ज्यादा रिटर्न कमाएंगे। क्या फंडामेंटल एनालिसिस बेकार है? तो क्या हमें फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? मैलकिल का जवाब है नहीं। वो कहते हैं कि ये इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने के लिए शायद उतना कारगर ना हो, लेकिन ये आपको कचरा कंपनियों से बचाने में मदद जरूर करता है। अगर किसी कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है या उसका कैश फ्लो नेगेटिव है तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको वो चेतावनी दे देगा, लेकिन ये उम्मीद करना कि आप इससे हर बार मल्टी बैगर ढूंढ लेंगे एक भ्रम है। इस चैप्टर का कड़वा सच ये है कि मार्केट इतना एफिशिएंट है कि वो सारी उपलब्ध जानकारी को कीमत में पहले ही जोड़ देता है। इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह पर पैसा लगाने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाना बेहतर है। चैप्टर 5, एक नए वॉकिंग शू,
मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, नए जमाने की थ्योरी। क्या आपने कभी सोचा है कि निवेश में रिस्क यानी जोखिम का असली मतलब क्या है? क्या रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा डूबना है या फिर इसका कोई गणितीय फॉर्मूला भी है? पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है, तो फिर एक आम इंसान अपनी दौलत सुरक्षित कैसे रखे? रिस्क को परिभाषित करना, डिफाइनिंग रिस्क। मलकील कहते हैं कि ज्यादातर लोग रिस्क को डर समझते हैं, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में रिस्क का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन। आसान शब्दों में, अगर किसी स्टॉक का रिटर्न बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, वॉलेटिलिटी, तो वो हाई रिस्क है। अगर रिटर्न स्थिर है तो वो लो रिस्क है। मलकील समझाते हैं कि एक बुद्धिमान इन्वेस्टर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा रिटर्न ढूंढे, बल्कि वो है जो अपने रिस्क के बदले बेहतरीन रिटर्न पाए, यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। डाइवर्सिफिकेशन का जादू, द मैजिक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इस चैप्टर का सबसे बड़ा हथियार है डाइवर्सिफिकेशन। मलकील एक शानदार उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक टापू पर दो कंपनियां हैं, एक छाता बनाती है और दूसरी सनस्क्रीन। अगर बारिश हुई तो छाते वाली कंपनी खूब कमाएगी और सनस्क्रीन वाली डूबेगी। अगर धूप खिली तो सनस्क्रीन वाली कमाएगी और छाते वाली डूबेगी। लेकिन अगर आप दोनों कंपनियों के थोड़े थोड़े शेयर खरीद लें तो मौसम चाहे जैसा भी हो, आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। मलकील साबित करते हैं कि अगर आप 15-20 अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स चुनते हैं तो आप कंपनी विशिष्ट रिस्क यानी स्पेसिफिक रिस्क को लगभग खत्म कर सकते हैं। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, एमपीटी, ये थ्योरी हैरी मार्कोविट्ज ने दी थी। इसका मूल मंत्र ये है कि आपको किसी स्टॉक को अकेले नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो आपके पूरे पोर्टफोलियो में कैसे फिट बैठता है। मलकील समझाते हैं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो वो है जो एफिशिएंट फ्रंटियर पर हो, यानी उस रिस्क लेवल पर उससे ज्यादा रिटर्न मिलना मुमकिन ना हो। एमपीटी हमें सिखाती है कि रिस्क को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज जरूर किया जा सकता है। सिस्टमैटिक बनाम अनसिस्टमैटिक रिस्क, दो टाइप्स ऑफ रिस्क। मलकील यहां रिस्क को दो हिस्सों में बांटते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क, अव्यवस्थित जोखिम, ये किसी एक कंपनी या इंडस्ट्री से जुड़ा होता है, जैसे हड़ताल होना या सीईओ का इस्तीफा। इसे डाइवर्सिफिकेशन से खत्म किया जा सकता है। सिस्टमैटिक रिस्क, व्यवस्थित जोखिम, ये पूरे मार्केट से जुड़ा होता है, जैसे युद्ध, महंगाई या मंदी। इसे आप खत्म नहीं कर सकते। इसे नापने का पैमाना है बीटा। अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है तो वो मार्केट से तेज भागेगा और तेज गिरेगा। अगर 1 से कम है तो वो धीरे चलेगा। मलकील कहते हैं कि मार्केट आपको सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क लेने का ही इनाम देता है, फालतू का रिस्क लेने का नहीं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है, अकेले दौड़ना खतरनाक है, एक टीम बनाकर चलिए। अगर आप सही तरीके से डाइवर्सिफाई करते हैं तो आप कम टेंशन लेकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। चैप्टर 6, रीपिंग रिवॉर्ड बाय इंक्रीजिंग रिस्क, जोखिम बढ़ाकर इनाम पाना। क्या ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा पैसा? इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, यानी जितना बड़ा खतरा उतना बड़ा मुनाफा। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या सिर्फ अंधाधुंध रिस्क लेने से कोई भी अमीर बन सकता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा गणित छिपा है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, द CAPM फॉर्मूला। मलकील इस चैप्टर में एक क्रांतिकारी मॉडल की बात करते हैं जिसे CAPM कहा जाता है। ये मॉडल कहता है कि किसी भी स्टॉक से मिलने वाला रिटर्न दो चीजों पर निर्भर करता है। रिस्क फ्री रेट, वो रिटर्न जो आपको बिना किसी रिस्क के मिलता है, जैसे सरकारी बॉन्ड्स। रिस्क प्रीमियम, वो एक्स्ट्रा मुनाफा जो आप खतरा मोल लेने के लिए मांगते हैं। यहां एंट्री होती है बीटा की। बीटा ये नापता है कि आपका स्टॉक मार्केट के मुकाबले कितना संवेदनशील है। अगर बीटा 1.0 है तो स्टॉक मार्केट के साथ साथ चलेगा। अगर बीटा 1.5 है तो मार्केट 10% बढ़ा तो आपका स्टॉक 15% बढ़ेगा, लेकिन मार्केट गिरा तो ये भी ज्यादा गिरेगा। मलकील समझाते हैं कि थ्योरी के हिसाब से अगर आप ज्यादा बीटा वाले स्टॉक्स चुनते हैं तो लंबे समय में आपको ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। क्या बीटा वाकई काम करता है? डज बीटा रियली वर्क? यहां बर्टन मलकील एक बहुत बड़ा यू टर्न लेते हैं। वो कहते हैं कि कागज पर तो ज्यादा बीटा इज इक्वल टू ज्यादा रिटर्न बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उन्होंने असल मार्केट डेटा को खंगाला तो नतीजे चौंकाने वाले थे। 60 के दशक से लेकर आज तक के डेटा को देखने पर पता चला कि हाई बीटा स्टॉक्स ने हमेशा ज्यादा रिटर्न नहीं दिया।
कई बार तो कम रिस्क वाले लो बीटा स्टॉक्स ने हाई रिस्क स्टॉक्स को पछाड़ दिया। मलकील तर्क देते हैं कि रिस्क को सिर्फ एक नंबर में समेटना बहुत मुश्किल है। मार्केट इतना जटिल है कि सिर्फ एक फैक्टर के दम पर आप अमीर नहीं बन सकते। अल्फा की तलाश, द सर्च फॉर अल्फा। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक और शब्द बहुत मशहूर है, अल्फा। अल्फा का मतलब है मार्केट से ज्यादा कमा कर दिखाना। अगर मार्केट ने 10% रिटर्न दिया और आपने 12% कमाया तो आपका अल्फा 2% है। मलकील कहते हैं कि हर फंड मैनेजर दावा करता है कि उसके पास अल्फा जनरेट करने की शक्ति है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्फा बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर समय जो मुनाफा हमें अल्फा लगता है वो सिर्फ किस्मत या थोड़े समय का बीटा ही होता है। मलकील साफ कहते हैं कि लंबे समय तक लगातार पॉजिटिव अल्फा बनाए रखना लगभग नामुमकिन है। रिस्क के अन्य रूप, अदर डायमेंशंस ऑफ रिस्क। चैप्टर के अंत में मलकील समझाते हैं कि रिस्क सिर्फ बीटा नहीं है, इसके और भी कई चेहरे हैं। डिविडेंड यील्ड, जिन स्टॉक्स में डिविडेंड ज्यादा होता है वो गिरते मार्केट में कुशन का काम करते हैं। साइज इफेक्ट, छोटी कंपनियों स्मॉल कैप्स में रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए वहां रिटर्न की उम्मीद भी ज्यादा होती है। पीई रेशियो, कम पीई वाले स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स अक्सर हाई पीई वाले स्टॉक से बेहतर परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनमें गिरने की जगह कम होती है। मलकील का संदेश साफ है कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन अंधा रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क के बीच का अंतर समझना ही एक असली इन्वेस्टर की पहचान है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि सिर्फ खतरा मोल लेने से पैसा नहीं बनता। मार्केट आपको बेवकूफी भरा रिस्क लेने का इनाम नहीं देता, बल्कि सिस्टमैटिक रिस्क को समझदारी से मैनेज करने का इनाम देता है। चैप्टर 7, बिहेवियरल फाइनेंस, जब दिमाग ही दुश्मन बन जाए। क्या आपने कभी कोई स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि आपका दोस्त उससे पैसे बना रहा था, या फिर किसी गिरते हुए शेयर को सिर्फ इसलिए नहीं बेचा क्योंकि आपको लगा कि कभी तो ऊपर आएगा ही? अगर हां, तो मुबारक हो, आप एक आम इंसान हैं, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में यही इंसानी फितरत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। बिहेवियरल फाइनेंस क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट्स मानते थे कि इंसान एक रैशनल यानी तर्कसंगत प्राणी है जो हमेशा अपने फायदे के लिए सही फैसला लेता है। लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस कहता है, नहीं, इंसान इमोशनल है। मलकील समझाते हैं कि मार्केट सिर्फ नंबरों से नहीं, बल्कि डर यानी फियर और लालच यानी ग्रीड से चलता है। इस चैप्टर में हम उन 4 मुख्य मानसिक गलतियों की बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर करता है। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। पहली गलती है ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। मलकील एक सर्वे का हवाला देते हैं जहां 80% ड्राइवर मानते हैं कि उनकी ड्राइविंग एवरेज से बेहतर है। गणित के हिसाब से यह नामुमकिन है। स्टॉक मार्केट में भी हमें लगता है कि हम दूसरों से ज्यादा जानते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। मलकील साबित करते हैं कि जो लोग जितना ज्यादा ट्रेड करते हैं उनका रिटर्न उतना ही कम होता है, क्योंकि ब्रोकरेज और गलत फैसले उनके मुनाफे को खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अगला मल्टीबैगर ढूंढ लेंगे, जबकि वो सिर्फ जुआ खेल रहे होते हैं। नुकसान का डर, लॉस अवर्जन एंड प्राइड। दूसरी और सबसे खतरनाक गलती है लॉस अवर्जन यानी नुकसान से नफरत। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि $100 खोने का गम $100 पाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो अपने जीतने वाले यानी विनिंग स्टॉक्स को जल्दी बेच देते हैं ताकि मुनाफा सुरक्षित रहे, और अपने हारने वाले यानी लूजिंग स्टॉक्स को सालों तक पकड़ कर रखते हैं, इस उम्मीद में कि वो कभी तो ब्रेक इवन यानी बराबर पर आएंगे। मलकील इसे फूलों को उखाड़ना और खरपतवार को पानी देना कहते हैं। ये रणनीति आपको कभी अमीर नहीं बनने देगी। झुंड वाली मानसिकता, हर्डिंग एंड एंकरिंग। चौथी गलती है हर्डिंग यानी भीड़ के पीछे चलना। जब हम देखते हैं कि हर कोई बिटकॉइन या किसी खास पेनी स्टॉक की बात कर रहा है तो हमारा दिमाग FOMO यानी छूट जाने के डर का शिकार हो जाता है। हमें लगता है कि अगर सब खरीद रहे हैं तो सही ही होगा। चौथी गलती है एंकरिंग। इसमें हम किसी स्टॉक की पुरानी कीमत को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। अगर कोई स्टॉक 1000 रुपए से गिरकर 500 रुपए पर आ गया तो हमें लगता है कि वो सस्ता है। मलकील चेतावनी देते हैं कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसे किस दाम पर खरीदा था या उसकी पुरानी कीमत क्या थी। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक ये है, इन्वेस्टिंग में आपका सबसे बड़ा मुकाबला मार्केट से नहीं बल्कि खुद से है।
अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू पालें और एक अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड प्लान पर टिके रहें, तो आप 90% इन्वेस्टर्स से आगे निकल जाएंगे। चैप्टर 8, क्या स्मार्ट बीटा वाकई स्मार्ट है? इंडेक्स फंड्स का नया अवतार। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट को हराने का एक सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया है, एक ऐसा तरीका जो न तो पूरी तरह एक्टिव है और न ही पूरी तरह पैसिव? इसे वॉल स्ट्रीट पर स्मार्ट बीटा कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये वाकई स्मार्ट है या फिर ये पुराने जहर को नई बोतल में बेचने का एक और तरीका है? स्मार्ट बीटा क्या है? साधारण इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 कंपनियों को उनके मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण के हिसाब से वजन देते हैं, यानी जो कंपनी जितनी बड़ी, इंडेक्स में उसकी हिस्सेदारी उतनी ज्यादा। स्मार्ट बीटा वाले कहते हैं कि यह तरीका गलत है, क्योंकि इससे आप महंगी कंपनियों को ज्यादा खरीदते हैं। वो मार्केट कैप के बजाय दूसरे फैक्टर्स, कारकों पर जोर देते हैं, जैसे वैल्यू, कम पीई रेशियो वाले सस्ते स्टॉक्स, ग्रोथ, तेजी से बढ़ती हुई कंपनियां, डिविडेंड, ज्यादा डिविडेंड देने वाले शेयर, लो वॉलेटिलिटी, वो स्टॉक्स जो कम उतार चढ़ाव दिखाते हैं। मलकील समझाते हैं कि स्मार्ट बीटा असल में फैक्टर इन्वेस्टिंग है। ये एक कंप्यूटर एल्गोरिदम है जो इन नियमों के आधार पर पोर्टफोलियो बनाता है। क्या ये वाकई काम करता है? द परफॉर्मेंस रियलिटी। स्मार्ट बीटा के समर्थक पिछले डेटा को दिखाकर दावा करते हैं कि उनके फॉर्मूले ने पिछले 20 सालों में मार्केट को पछाड़ा है, लेकिन मलकील यहां एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिखाते हैं। वो कहते हैं कि कंप्यूटर पर पिछला डेटा फिट करना बहुत आसान है, इसे डेटा माइनिंग कहते हैं। अगर आप हजारों फॉर्मूले आजमाएंगे तो कोई ना कोई एक तो पास्ट में अच्छा दिखेगा ही, लेकिन क्या वो भविष्य में भी अच्छा करेगा? मलकील के अनुसार जैसे ही कोई स्मार्ट तरीका मशहूर होता है, बहुत सारे लोग उसमें पैसा डालने लगते हैं, जिससे उसका फायदा एज खत्म हो जाता है। छिपी हुई लागत, द हिडन कॉस्ट्स। मलकील स्मार्ट बीटा के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क लागत का, कॉस्ट का देते हैं। एक्सपेंस रेशियो, स्मार्ट बीटा फंड्स एक साधारण इंडेक्स फंड से कहीं ज्यादा फीस लेते हैं। ट्रेडिंग कॉस्ट्स, चूंकि ये फंड्स बार बार अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, इसलिए इनमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स का बोझ बढ़ जाता है। मलकील साबित करते हैं कि अक्सर जो एक्स्ट्रा मुनाफा ये फंड्स कमाते हैं, वो बढ़ी हुई फीस और टैक्स में ही निकल जाता है। अंत में इन्वेस्टर के हाथ में वही आता है जो एक सस्ते इंडेक्स फंड से मिलता, या शायद उससे भी कम। मलकील का फैसला, द वर्डिक्ट। बर्टन मलकील का मानना है कि स्मार्ट बीटा पूरी तरह से बेकार नहीं है, लेकिन इसे क्रांति कहना गलत है। वो इसे स्ट्रेटेजिक इंडेक्सिंग कहना पसंद करते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि बहुत से स्मार्ट बीटा फंड्स सिर्फ मार्केटिंग का एक तरीका है ताकि म्यूचुअल फंड कंपनियां आपसे ज्यादा फीस वसूल सकें। अगर आप एक साधारण इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए एक लो कॉस्ट ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड ही सबसे स्मार्ट विकल्प है। आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार यह है कि सादगी ही सबसे बड़ी चतुराई है। वॉल स्ट्रीट हमेशा आपको कुछ नया और स्मार्ट बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन इन्वेस्टिंग के बुनियादी नियम कभी नहीं बदलते। चैप्टर 9, निवेश की तैयारी के 10 नियम। अब तक हमने शेयर बाजार के इतिहास, मनोविज्ञान और थियरी को गहराई से समझा, लेकिन ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। क्या आप अपनी आर्थिक सेहत, फाइनेंशियल फिटनेस को लेकर गंभीर हैं? जैसे जिम जाने से पहले वार्म अप जरूरी है, वैसे ही निवेश शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। खुद का बीमा और इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस एंड कैश रिजर्व्स। मलकिल का पहला नियम है कि अपनी सुरक्षा पहले करें। निवेश करने से पहले आपके पास पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ अनहोनी होती है तो आपका परिवार सड़क पर नहीं आना चाहिए। दूसरा नियम है, एक इमरजेंसी फंड तैयार करें। कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा लिक्विड कैश या सेविंग्स अकाउंट में रखें। निवेश का मतलब है लंबे समय के लिए पैसा छोड़ देना। अगर आपको अगले महीने की किस्त के लिए शेयर बेचने पड़ रहे हैं, तो आप निवेश के लिए तैयार नहीं है। टैक्स और महंगाई से जंग, टैक्सेस एंड इन्फ्लेशन। तीसरा नियम है, महंगाई को अपना दुश्मन समझें। मलकिल कहते हैं कि अगर आपका रिटर्न महंगाई से कम है, तो आप असल में पैसा खो रहे हैं। इसलिए सिर्फ कैश बचाना काफी नहीं है, उसे ग्रो करना जरूरी है। चौथा नियम है, टैक्स बचाने के हर कानूनी रास्ते का इस्तेमाल करें। भारत के संदर्भ में देखें तो ATC, PPF या NPS जैसे विकल्प आपके नेट रिटर्न को काफी बढ़ा देते हैं। मलकिल का कहना है कि $1 टैक्स में बचाना $1 कमाने से कहीं ज्यादा आसान है। कर्ज से मुक्ति और लक्ष्य तय करना, डेट एंड गोल्स। पांचवा नियम है, अपने निवेश को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ें।
क्या आप रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं या घर खरीदने के लिए? हर लक्ष्य के लिए अलग समय सीमा होनी चाहिए। छठा नियम है, ऊंचे ब्याज वाले कर्ज को सबसे पहले खत्म करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड पर 36% ब्याज दे रहे हैं और शेयर बाजार से 15% कमाने की उम्मीद कर रहे हैं तो आपका गणित गलत है। कर्ज चुकाना दुनिया का सबसे सुरक्षित गारंटीड रिटर्न है। अनुशासन और सादगी, डिसिप्लिन एंड सिंप्लिसिटी। सातवां नियम है, डीसीए या भारत में जिसे हम एसआईपी कहते हैं का इस्तेमाल करें। बाजार ऊपर हो या नीचे, हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करें। यह आपको मार्केट टाइम करने की जानलेवा कोशिश से बचाता है। आठवां नियम है, निवेश को बोरिंग रखें। अगर आपका निवेश आपको बहुत ज्यादा रोमांच या एक्साइटमेंट दे रहा है तो आप शायद जुआ खेल रहे हैं। नौवां नियम है, फीस और कमीशन को न्यूनतम रखें। इंडेक्स फंड्स यहां सबसे बेस्ट हैं। 10वां नियम है, अपने पोर्टफोलियो को साल में कम से कम एक बार रीबैलेंस जरूर करें। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है, इन्वेस्टिंग कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। अगर आपकी बुनियादी फिटनेस, बीमा, इमरजेंसी फंड, कर्ज मुक्ति सही नहीं है तो आप बीच रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। चैप्टर 10, हैंडीकैपिंग द फाइनेंशियल रेस। फाइनेंशियल रेस की भविष्यवाणी, स्टॉक्स और बॉन्ड से रिटर्न को समझना और मापना। क्या आपने कभी सोचा है कि अगले 10 सालों में शेयर बाजार आपको कितना रिटर्न देगा? क्या 15% या 20% का रिटर्न वाकई मुमकिन है, या ये सिर्फ ब्रोकरों का एक लुभावना सपना है? अगर आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके निवेश की असली रफ्तार क्या होने वाली है। रिटर्न के 3 स्तंभ, द 3 पिलर्स ऑफ रिटर्न। मल्किल कहते हैं कि किसी भी स्टॉक का रिटर्न जादू से नहीं आता, इसके पीछे 3 ठोस चीजें होती हैं। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड, कंपनी आपको अपने मुनाफे से कितना हिस्सा नकद दे रही है। अर्निंग्स ग्रोथ, कंपनी का बिजनेस हर साल कितना बढ़ रहा है। वैल्यूएशन चेंज, पीई एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, क्या लोग उस कंपनी के लिए पहले से ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं? मल्किल का कहना है कि लंबे समय में सिर्फ डिविडेंड और अर्निंग्स ग्रोथ ही मायने रखते हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो आपको अपने लॉन्ग टर्म रिटर्न का एक बहुत ही सटीक अंदाजा मिल जाता है। बॉन्ड्स का गणित, अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड रिटर्न्स। बॉन्ड्स को समझना स्टॉक से कहीं ज्यादा आसान है। मल्किल समझाते हैं कि बॉन्ड का रिटर्न काफी हद तक उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। अगर आपने 8% के ब्याज वाला बॉन्ड खरीदा है तो आपका रिटर्न 8% के आसपास ही रहेगा, बशर्ते आप उसे मैच्योरिटी तक रखें। यहां महंगाई सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अगर महंगाई 6% है और बॉन्ड 8% दे रहा है तो आपका असली मुनाफा, रियल रिटर्न सिर्फ 2% है। मल्किल चेतावनी देते हैं कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो पुराने बॉन्ड्स की कीमत गिर जाती है। इसे समझना हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। भविष्य के रिटर्न का अनुमान, प्रोजेक्टिंग फ्यूचर रिटर्न्स। मल्किल इस चैप्टर में एक कड़वा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 50 सालों में जो असाधारण रिटर्न मिला, जरूरी नहीं कि भविष्य में भी वैसा ही मिले। वो हमें द रूल ऑफ 7 जैसा एक बेसलाइन देते हैं। अगर डिविडेंड यील्ड 2% है और इकोनॉमी की ग्रोथ 5% है तो आपको 7% के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मल्किल का संदेश साफ है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को रियल रिटर्न यानी महंगाई घटाकर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर सेट करें, न कि बुल मार्केट के जोश में आकर। मार्केट के चक्र और सावधानी। मल्किल समझाते हैं कि मार्केट हमेशा मीन रिवर्जन के नियम पर चलता है। अगर पिछले कुछ सालों में मार्केट ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है तो आने वाले साल ठंडे हो सकते हैं। वो इन्वेस्टर्स को रीसेंसी बायस से बचने की सलाह देते हैं, यानी ये मत सोचिए कि जो पिछले 2 साल में हुआ वही अगले 10 साल में होगा। एक रैंडम वॉकर वही है जो ठंडे दिमाग से डेटा को देखे और अपनी उम्मीदों को हकीकत के धरातल पर रखे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है कि अपनी उम्मीदों को काबू में रखें। इन्वेस्टिंग कोई लॉटरी नहीं है बल्कि एक गणितीय खेल है। अगर आप सही गणना करेंगे तो आप कभी भी आर्थिक संकट में नहीं फंसेंगे। चैप्टर 11, अ लाइफ साइकिल गाइड टू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग की जीवन चक्र मार्गदर्शिका। उम्र के हिसाब से पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? क्या एक 25 साल के युवक और एक 65 साल के रिटायर्ड बुजुर्ग को एक ही तरह से निवेश करना चाहिए? क्या रिस्क लेने की क्षमता सिर्फ आपके जिगर पर निर्भर करती है या आपकी उम्र और जिम्मेदारियों पर?
अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से गलत एसेट क्लास में बैठे हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को दांव पर लगा रही हैं। एसेट एलोकेशन के 5 नियम, द 5 रूल्स ऑफ एसेट एलोकेशन। मलकील इस चैप्टर की शुरुआत 5 सुनहरे नियमों से करते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड का रिश्ता, ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा उतार चढ़ाव सहना होगा। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आप जितने लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, आपके पैसे डूबने का रिस्क उतना ही कम होगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी SIP, नियमित निवेश आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा दिलाता है। रीबैलेंसिंग, साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को वापस अपने तय किए गए अनुपात यानी रेशियो पर लाएं। एसेट एलोकेशन ही सब कुछ है। आप कौन सा स्टॉक चुनते हैं उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कितना पैसा स्टॉक्स में और कितना बॉन्ड्स में रखते हैं। शुरुआती दौर, द अर्ली इयर्स, उम्र 20 से 30। अगर आप अपनी उम्र के 20वें या 30वें साल में हैं तो मलकील के अनुसार आप अग्रेसिव हो सकते हैं। आपके पास खोया हुआ पैसा वापस कमाने के लिए दशकों का समय है। रणनीति, 80 से 90% पैसा स्टॉक्स खासकर इंडेक्स फंड्स में होना चाहिए, बाकी 10% बॉन्ड्स या कैश में। मलकील की सलाह, इस उम्र में मार्केट का गिरना आपके लिए सेल की तरह है, जितना ज्यादा हो सके इक्विटी में बने रहें। मिड लाइफ, द मिड लाइफ स्टेज, उम्र 35 से 50। इस उम्र में आपके ऊपर घर की EMI, बच्चों की पढ़ाई और माता पिता की जिम्मेदारी होती है। अब आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। रणनीति, यहां मलकील 60-40 या 70-30 का फॉर्मूला सुझाते हैं, यानी 65% स्टॉक्स और 35% बॉन्ड्स या FD। उद्देश्य, ग्रोथ भी बनी रहे और अगर मार्केट 20 से 30% गिर जाए तो आपकी रातों की नींद ना उड़े। रिटायरमेंट के करीब और बाद में, लेट स्टेज एंड रिटायरमेंट, उम्र 55 से प्लस। अब आपकी प्राथमिकता पैसा बढ़ाना नहीं बल्कि पैसा बचाना और उससे नियमित इनकम पाना है। रणनीति, स्टॉक्स को घटाकर 40% या उससे भी कम कर दें। पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा 60% प्लस बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और लिक्विड फंड्स में होना चाहिए। सावधानी, मलकील कहते हैं कि पूरी तरह स्टॉक से बाहर ना निकलें, क्योंकि बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए थोड़ा इक्विटी तड़का जरूरी है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सार ये है, अपनी उम्र को अपना गाइड बनाइए। याद रखिए, एक गलत फैसला आपकी रिटायरमेंट के सपनों को तोड़ सकता है। मार्केट को हराने की कोशिश छोड़िए और अपनी लाइफ साइकिल के हिसाब से अनुशासन में रहिए। अब हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे बबल्स की जिसने दुनिया के शेयर बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों को हैरान कर दिया था। चैप्टर 12, द मैडनेस ऑफ क्राउड्स, भीड़ का पागलपन। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धिमान और समझदार लोग भी अचानक पागलों की तरह व्यवहार क्यों करने लगते हैं? कैसे एक पूरी की पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक झूठी उम्मीद के सहारे खड़ी हो जाती है? आज हम बात करेंगे उस सामूहिक पागलपन की जिसने इतिहास के बड़े बड़े दिग्गजों को सड़क पर ला खड़ा किया। साइकोलॉजी ऑफ द मास, क्राउड साइकोलॉजी। बर्टन मलकील इस चैप्टर की शुरुआत एक कड़वे सच से करते हैं। इंसान अकेले में शायद समझदार हो, लेकिन भीड़ में वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। जब शेयर बाजार बढ़ रहा होता है तो डर गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है लालच। यहां काम करती है बैंड वैगन इफेक्ट, यानी अगर मेरा पड़ोसी अमीर बन रहा है, मेरा दोस्त पैसा कमा रहा है, तो मैं पीछे क्यों रहूं? लोग ये नहीं देखते कि कंपनी क्या कर रही है, वो बस ये देखते हैं कि सब लोग खरीद रहे हैं। मलकील कहते हैं कि जब टैक्सी ड्राइवर और नाई आपको स्टॉक टिप्स देने लगे तो समझ जाइए कि भीड़ का पागलपन अपने चरम पर है। द साउथ सी बबल, 1720। मलकील हमें 18वीं सदी इंग्लैंड ले जाते हैं। उस वक्त साउथ सी कंपनी नाम की एक कंपनी बनी जिसे दक्षिण अमेरिका के साथ व्यापार का एकाधिकार यानी मोनोपोली मिला था। असल में इस कंपनी ने कभी कोई खास व्यापार नहीं किया, लेकिन इसके शेयर की कीमत 100 पाउंड से 1000 पाउंड तक पहुंच गई। पागलपन इस कदर था कि लोग ऐसी कंपनियों में पैसा लगा रहे थे जिनके विज्ञापन में लिखा था एक ऐसी योजना के बारे में जिसके बारे में बाद में बताया जाएगा। अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन लोगों ने उसमें भी पैसा लगाया। ये मैडनेस का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लोग बिना सवाल पूछे अपना कीमती पैसा सिर्फ इस उम्मीद में लगा देते हैं कि कल कोई और इसे महंगे में खरीदेगा। द वॉल स्ट्रीट क्रैश, 1929।
अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास के सबसे काले दिन की, 1929 का महाक्रैश। 1920 के दशक को रोरिंग 20s कहा जाता था। हर कोई अमीर बन रहा था। लोग उधार लेकर मार्जिन पर शेयर खरीद रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मार्केट कभी नीचे नहीं आएगा। लेकिन 24 अक्टूबर 1929 को गुब्बारा फट गया। जो शेयर आसमान छू रहे थे, उनके कोई खरीदार ही नहीं बचे। मलकील समझाते हैं कि जब मार्केट लॉजिक छोड़कर इमोशन पर चलने लगता है, तो क्रैश सिर्फ एक पिन की दूरी पर होता है। उस वक्त की बर्बादी ने पूरी दुनिया को ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी में धकेल दिया था। मॉडर्न जमाने का पागलपन, द .com बबल। मलकील हमें याद दिलाते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। साल 1999-2000 में फिर वही हुआ। इसे .com बबल कहा गया। अगर किसी कंपनी के नाम के पीछे .com लगा होता तो उसकी कीमत रातों रात करोड़ों में पहुंच जाती, भले ही वो कंपनी घाटे में चल रही हो। लोगों को लगा कि इंटरनेट ने दुनिया बदल दी है और अब पुराने नियम जैसे मुनाफा कमाना मायने नहीं रखते। लेकिन नियम कभी नहीं बदलते। 2000 के बाद जब ये बबल फटा तो नामी गिरामी कंपनियों के शेयर 90-95% तक गिर गए थे। ये इस बात का सबूत था कि चाहे 1720 हो या 2000, भीड़ का पागलपन हमेशा एक जैसा ही होता है। Chapter 13 Speculative Bubbles from the 60s into the 90s। 60 के दशक से 90 के दशक तक के सट्टेबाजी के बुलबुले। क्या आपको लगता है कि शेयर बाजार में बबल्स या बुलबुले सिर्फ पुराने जमाने की बात है, या फिर ये सिर्फ 1929 की मंदी तक सीमित थे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। द न्यू एरा एंड कॉन्सेप्ट स्टॉक्स। 1960 के दशक की शुरुआत में बाजार में एक नई लहर आई। इसे द न्यू एरा कहा गया। निवेशकों को लगा कि अब पुराने तरीके काम नहीं करेंगे, अब जमाना था ग्रोथ का। इस दौरान कॉन्सेप्ट स्टॉक्स का जन्म हुआ। कंपनियां सिर्फ एक अच्छे नाम या एक नए विचार, कॉन्सेप्ट के दम पर करोड़ों रुपए जुटा रही थी। अगर किसी कंपनी के नाम में इलेक्ट्रॉनिक्स या स्पेस जैसा शब्द जुड़ा होता तो लोग बिना देखे उसमें पैसा लगा देते, भले ही वो कंपनी सिर्फ बिजली के पंखे बनाती हो। मैलकिल समझाते हैं कि ये हवा में महल बनाने का एक आधुनिक तरीका था, जहां हकीकत से ज्यादा उम्मीदें बेची जा रही थी। उदय और पतन। 1970 के दशक की शुरुआत में एक नया ट्रेंड आया जिसे निफ्टी 50 कहा गया। ये 50 ऐसी कंपनियां थीं जिन्हें वन डिसीजन स्टॉक्स माना जाता था, यानी इन्हें बस खरीद लो और भूल जाओ। इनमें डिज्नी, मैकडॉनल्ड्स और जीरोक्स जैसे बड़े नाम शामिल थे। लोग इन शेयर्स के लिए अपनी कमाई का 80 से 90 गुना यानी पीई रेशियो देने को तैयार थे। तर्क ये था कि ये कंपनियां इतनी महान हैं कि इनकी कीमत कभी गिर ही नहीं सकती। लेकिन 1973-74 में जब हकीकत ने दस्तक दी तो ये महान स्टॉक्स 70% से 90% तक गिर गए। सबक साफ था, कोई भी कंपनी इतनी अच्छी नहीं होती कि उसे किसी भी कीमत पर खरीदा जा सके। जापान का रियल एस्टेट और स्टॉक बबल। 80 के दशक के अंत में दुनिया ने एक ऐसा पागलपन देखा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जापान का महाबुलबुला। 1989 तक जापान का शेयर बाजार निक्केई इतना महंगा हो चुका था कि वो पूरी दुनिया के मार्केट कैप का 45% था। पागलपन की हद तो देखिए, टोक्यो के इंपीरियल पैलेस की जमीन की कीमत उस वक्त पूरे कैलिफोर्निया राज्य की जमीन की कीमत से ज्यादा आंकी गई थी। लोग मान चुके थे कि जापान कभी नहीं रुकेगा। लेकिन 1990 की शुरुआत में जब ये बुलबुला फटा तो जापान की अर्थव्यवस्था ऐसी धसी कि वो अगले 30 सालों तक उससे उभर नहीं पाई। इसे द लॉस्ट डेकेड्स कहा जाता है। सट्टेबाजी के पीछे का मनोविज्ञान, द लेसन्स लर्न्ड। मैलकिल इस पूरे दौर का विश्लेषण करते हुए एक ही बात कहते हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज अल्टीमेटली डिटरमिन्ड बाय कैश फ्लोज, यानी निवेश की असली कीमत अंततः इस बात पर टिकी होती है कि वो कंपनी असल में कितना कैश कमा रही है। जब भी बाजार कमाई को भूलकर कहानी पर यकीन करने लगता है तो समझ लीजिए कि बुलबुला फटने वाला है। 60 के दशक के इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक से लेकर 80 के दशक के जापानी रियल एस्टेट तक हर बार लोगों ने सोचा दिस टाइम इज डिफरेंट, यानी इस बार कुछ अलग है। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट में कभी कुछ अलग नहीं होता, बस चेहरे बदल जाते हैं। Chapter 14 The Explosive Bubbles of the Early 2000s, .com बबल और इंटरनेट की तबाही। क्या एक ऐसी कंपनी की कीमत करोड़ों में हो सकती है जिसने आज तक ₹1 भी नहीं कमाया? 1990 के दशक के अंत में जवाब था हाँ। बर्टन मैलकील अपनी किताब के चौथे चैप्टर में हमें इतिहास के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक हवा में महल की कहानी सुनाते हैं। ये वो दौर था जब इंटरनेट नाम के शब्द ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। द इंटरनेट मेनिया, जब लॉजिक खत्म हो गया।
1990 के दशक के अंत में इंटरनेट एक नई क्रांति बनकर उभरा। लोगों को लगा कि अब व्यापार करने का पुराना तरीका खत्म हो गया है। मैल्कील बताते हैं कि उस समय किसी भी कंपनी के नाम के आगे सिर्फ .com लगा देने से उसकी वैल्यू रातों रात 10 गुना बढ़ जाती थी। इन्वेस्टर्स अब कंपनी के मुनाफे यानी प्रॉफिट्स को नहीं देख रहे थे, बल्कि वे आई बॉल्स यानी कितने लोग वेबसाइट देख रहे हैं और बर्न रेट यानी कंपनी कितनी तेजी से पैसा खर्च कर रही है जैसे शब्दों पर दाव लगा रहे थे। मैल्कील यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं, जब बाजार मुनाफे को छोड़कर उम्मीदों पर ट्रेड करने लगे तो समझ जाइए कि अंत करीब है। द मैडनेस ऑफ वैल्यूएशन, ऊंची उड़ान गहरी गिरावट। इस दौर में Amazon, याहू और सिस्को जैसी कंपनियों के वैल्यूएशन इतने बढ़ गए कि वे किसी भी गणित से बाहर थे। उदाहरण के लिए सिस्को का मार्केट कैप इतना बड़ा हो गया था कि वो दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन गई, भले ही उसका असली मुनाफा उस हिसाब से कुछ भी नहीं था। मैल्कील यहां ग्रेटर फूल थ्योरी का जिक्र फिर से करते हैं। लोग जानते थे कि ये शेयर महंगे हैं, लेकिन उन्हें लगता था कि कल कोई और उनसे इसे और भी ऊंची कीमत पर खरीद लेगा। दिसंबर 1999 से मार्च 2000 के बीच नैस्डैक इंडेक्स ने जो बढ़त दिखाई वो इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन फिर आया वो काला दिन जब हकीकत ने दरवाजा खटखटाया। द क्रैश, जब गुब्बारा फटा। मार्च 2000 में जब ये गुब्बारा फटा तो तबाही मच गई। हजारों .com कंपनियां जिनके पास कोई ठोस बिजनेस मॉडल नहीं था, रातों रात बंद हो गईं। Amazon जैसा दिग्गज शेयर भी अपनी ऊंचाई से 90% से ज्यादा गिर गया। मैल्कील बताते हैं कि इस क्रैश ने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को भी सड़क पर ला खड़ा किया। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि तकनीक बदल सकती है, व्यापार करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन लाभप्रदता यानी प्रॉफिटेबिलिटी का नियम कभी नहीं बदलता। बिना मुनाफे के कोई भी कंपनी लंबे समय तक नहीं टिक सकती। हाउसिंग बबल, एक और गलती। मैल्कील सिर्फ इंटरनेट पर नहीं रुकते, वे 2000 के दशक के मध्य में आए यूएस हाउसिंग बबल की भी बात करते हैं। इंटरनेट क्रैश के बाद लोगों ने सोचा कि रियल एस्टेट सबसे सुरक्षित है। बैंकों ने उन लोगों को लोन दिया जो उसे चुका नहीं सकते थे, सब प्राइम मॉर्टगेजेस। इन्वेस्टर्स को लगा कि घर की कीमतें कभी नहीं गिरती, ये फिर से एक हवा में महल था। जब 2008 में ये गुब्बारा फटा तो इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया और द ग्रेट रिसेशन को जन्म दिया। मैल्कील कहते हैं कि इंसान एक बुलबुले से निकलता है और तुरंत दूसरे में कूद पड़ता है। द लेसन्स फ्रॉम द 2000s, 2000 के दशक की सीख। ये चैप्टर हमें कुछ जरूरी सबक देता है। टेक्नोलॉजी वर्सेस बिजनेस। एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी जरूरी नहीं कि एक बेहतरीन बिजनेस भी हो। बुलबुलों की पहचान। जब टैक्सी ड्राइवर और नाई भी आपको स्टॉक टिप्स देने लगे तो समझ जाइए कि बाजार ओवरहीट हो चुका है। इंडेक्स फंड की ताकत। मैल्कील यहां पहली बार इशारा करते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में जुआ खेलने से अच्छा है कि पूरे बाजार यानी इंडेक्स में निवेश किया जाए। निष्कर्ष, हमें यह चैप्टर सिखाता है कि हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, लालच और जल्दी अमीर बनने की चाहत हमेशा हमारे लॉजिक पर हावी रहेगी। चाहे वो 1630 का ट्यूलिप हो या 2000 का .com, पैटर्न हमेशा एक जैसा रहता है। अगर आपने इस पैटर्न को पहचानना सीख लिया तो आप आधे से ज्यादा जंग जीत चुके हैं। चैप्टर 15, 3 जायंट स्टेप्स डाउन वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट के 3 बड़े कदम, निवेश की अंतिम चेकलिस्ट। आज, अभी और इसी वक्त मुझे क्या करना चाहिए? बर्टन मल्कील इस चैप्टर में सारी थ्योरी को किनारे रखकर हमें वो 3 जादुई कदम बताते हैं जो एक साधारण इंसान को वेल्दी बना सकते हैं। पहला कदम, द नो ब्रेनर स्टेप। मल्कील का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है इंडेक्स फंड्स। वो कहते हैं कि मार्केट को हराने की कोशिश करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इसमें फेल हो जाते हैं। रणनीति, अपना पैसा एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 या S&P 500 में डालें। फायदा, यहां आपकी फीस सबसे कम होती है और आप पूरे देश की ग्रोथ में हिस्सेदारी लेते हैं। मल्कील का दावा है कि लंबे समय में एक इंडेक्स फंड 90% एक्टिव फंड्स को पछाड़ देता है। ये निवेश का सबसे स्मार्ट और आसान तरीका है। दूसरा कदम, टैक्स और लागत को कम करना, द टैक्स एफिशिएंट स्टेप। दूसरा कदम है अपने मुनाफे को लीकेज से बचाना। मल्कील कहते हैं कि बहुत से इन्वेस्टर्स ये भूल जाते हैं कि वो जितना कमा रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स और ब्रोकरेज में चला जाता है। रणनीति, ऐसे निवेश चुनें जहां टैक्स का फायदा मिले, जैसे भारत में ELSS, PPF या लॉन्ग टर्म होल्डिंग। मल्कील का मंत्र, कम ट्रेड करें। आप जितना कम शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, आपका टैक्स उतना ही कम होगा और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट उतनी ही तेजी से काम करेगा। याद रखिए, जो पैसा आपने टैक्स में बचा लिया वो आपकी जेब में गया हुआ गारंटीड रिटर्न है।
तीसरा कदम, भावनाओं पर काबू और अनुशासन, द डिसिप्लिन स्टेप। तीसरा और सबसे कठिन कदम है अपने व्यवहार को काबू में रखना। मलकील कहते हैं कि सबसे बड़ी बाधा मार्केट नहीं बल्कि आपका अपना डर और लालच है। रणनीति, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पर टिके रहें। जब मार्केट क्रैश हो तो डरे नहीं, और जब मार्केट आसमान छू रहा हो तो लालच में आकर अपनी पूरी जमा पूंजी ना लगाएं। रीबैलेंसिंग, साल में एक बार अपने एसेट एलोकेशन को चेक करें। अगर स्टॉक्स बढ़ गए हैं तो थोड़ा मुनाफा बुक करें और उसे बॉन्ड्स में डालें। यही अनुशासन ही आपको बाय हाई सेल लो की गलती से बचाएगा। तो ये था बर्टन मलकील की महान किताब अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट का पूरा सफर। देखिए, इस तरह का रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है ताकि आपको हजारों पन्नों का ज्ञान कुछ मिनटों में मिल सके। अगर आपको लगता है कि आज आपकी नॉलेज में 1% भी इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बताता है कि हमें आपके लिए ऐसी और मेहनत करते रहना है। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में। आप देख रहे हैं डी कोड वेल्थ फाइल्स।